हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है इस जीएसटी की क्लास में। रजिस्ट्रेशन से संबंधित हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल किए थे। आज एग्जाम्पल नंबर 3 में करने जा रहा हूँ। उसके बाद वाले आपको अपने आप करने होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनके आंसर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वो भी आप खुद करके देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूल आपको याद रखने हैं। 2018-19 में जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी टर्नओवर की, वो 20 लाख थी, और 2019-20 में भी वो 20 लाख। और यदि केवल माल का आपूर्ति करता है व्यापारी तो उसको 40 लाख रुपए। वो आपको लिमिट्स याद में रखनी है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एकल स्वामित्व वाली फर्म सुभाष इंटरप्राइजेज ने वर्ष 2019 के फरवरी माह में उदयपुर, राजस्थान में एक एसी रेस्टोरेंट प्रारंभ किया, जहां ग्राहकों को पकाया हुआ भोजन और शीतल पेय, मादक शराब रहित पेय परोसा जाता है। मार्च में संस्था ने एक मानव उपयोग की एक मादक शराब का व्यापार करने के लिए नैनीताल उत्तराखंड में एक दुकान खोली। और निम्नलिखित सूचनाओं की सहायता से निर्धारित कीजिए कि क्या सुभाष इंटरप्राइजेज वस्तु और सेवा कर कानून के तहत पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। तो एक व्यापारी है ये। पहले तो वो राजस्थान में उसकी जो दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट, एसी रेस्टोरेंट, फरवरी में तो उसकी ये बिक्री थी, और मार्च में उसने एक नया होटल या जो उत्तराखंड में एक दुकान और खोल ली। तो ये मार्च, फरवरी और मार्च दोनों की उसकी बिक्री दी हुई है। तो अपने को ये बताना है कि उसकी जो वो टर्नओवर के लिए उत्तरदायी है या नहीं है। तो देखिए, फरवरी तक उसकी जो रेस्टोरेंट है, जो भोजन है वो टैक्सेबल है, लेकिन ये जो इसकी जो फरवरी में बिक्री थी, और ये उत्तराखंड में जो शराब बेची है इसने, शराब जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, तो उस पे उसको ध्यान में रखना है। लेकिन उसको जो टोटल टर्नओवर की कैलकुलेशन करेंगे उसमें जरूर शामिल करेंगे, करमुक्त हालांकि। तो लेकिन टर्नओवर की कैलकुलेशन करने में करमुक्त वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है, आपूर्ति को शामिल किया जाता है। तो फरवरी तक उसकी बिक्री थी, ये जो भोजन की राजस्थान में उसने बिक्री की है दुकान पर, और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की 5,50,000 की। और इसके अलावा उसको स्थायी जमाओं पर बैंकों से ब्याज प्राप्त किया उसने 1 लाख रुपए। ये जो ब्याज है, एफडी पर जो ब्याज मिलता है, ये कर मुक्त सेवा है, कर मुक्त सेवा है ये। लेकिन जब हम टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं, उस लिमिट की हमारी 20 लाख की, तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। तो इसको भी शामिल करना है। ये जो ब्याज मिला है, राजस्थान में रेस्टोरेंट से पैक की गई भोजन सामग्री का निर्यात, इसको भी शामिल करना है। तो फरवरी में जो उसकी बिक्री थी ना, 5,50, 1,650 और 8 लाख रुपए थी। तो फरवरी तक वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन मार्च में क्या होता है, उसने एक होटल और खोल लिया। मार्च में ये बिक्री उसने राजस्थान में रेस्टोरेंट की है 6,50,000। तो इसको जोड़ेंगे हम, ये देखिए। तो जैसे ही फिर ये 5 लाख की ये बिक्री की है उसने शराब की, 1 लाख की है, तो ये सबको जोड़ते हैं ना, तो 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही मार्च में जिस दिन उसकी बिक्री 20 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, उसको वो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। ये देखिए इसका सोल्यूशन। तो फरवरी तक तो उसकी बिक्री टर्नओवर 8 लाख रुपए थी। सुभाष एंटरप्राइजेज फरवरी माह में पंजीकरण के लिए दायी नहीं थे, क्योंकि फरवरी माह में उनका कुल आवर्त 20 लाख से अधिक नहीं है। परंतु मार्च में जिस दिन उसका कुल आवर्त 20 लाख से अधिक हो जाएगा, उस तिथि से 30 दिन के भीतर इन्हें पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। तो मार्च में क्या होगा, ये जो बिक्री है ये 12 लाख रुपए होगी, 5,50 और ये 6,50, 12 लाख हो गई टोटल। 12 और ये 5 लाख ये हो गई 17, 17 और 2 लाख ये हो गए 20 लाख। और ये 3.5 लाख रुपए ये जो इसने की है, ये वाली बिक्री। तो इस तरह से टोटल हो गया ये 22,50,000 रुपये। ठीक है। तो जैसे ही उसका मार्च में टोटल टर्नओवर 20 लाख से जिस दिन ज़्यादा हो जाएगा, उसको अगले 30 दिन के भीतर भीतर इसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा। तो ये इसने नोट दे रखा है। कुल आवर्त की गणना में करमुक्त आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, निर्यात को भी सम्मिलित किया जाता है। देखिए, करमुक्त आपूर्ति, करमुक्त आपूर्ति का मतलब ये शराब की आपूर्ति से जो उसने यहाँ की थी, सेल ऑफ अल्कोहल, इसको भी शामिल करना है कुल आवर्त की गणना करने में। और गैर कर योग्य, गैर कर योग्य कौन सी होती है, जो हमने कल एग्जांपल किया था उसमें, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब गैर कर योग्य होती है, उनको भी शामिल करना है। और निर्यात को भी शामिल किया जाता है, तथा इसकी गणना संपूर्ण भारत के आधार पर की जाती है। बिक्री कहीं भी की हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो उत्तराखंड में है, या कहीं और किसी स्टेट में है, संपूर्ण भारत के आधार पर की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार उत्तराखंड में शराब की आपूर्ति जो गैर कर योग्य है, जिस करमुक्त आपूर्ति में सम्मिलित किया जाता है,
बैंकों में जमाओं पर ब्याज जो कर मुक्त सेवा जमा का प्रतिफल है, और भोजन सामग्री के पैकेट के निर्यात को भी आपूर्ति को सम्मिलित किया गया। मतलब सबको शामिल करेंगे ये हम। फर्स्ट जो जीएसटी का हमारा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि कुल आवर्त की गणना में हम किस किस बिक्रियों को शामिल करना है, किस किस को नहीं शामिल करना है। और कुल आवर्त की परिभाषा में वस्तु और सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया जाता। और सब उस पे जीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, उसमें किसी को शामिल नहीं करना उसमें, ये भी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड में शराब की बिक्री उसी पैन नंबर से की गई है, अतः सम्मिलित किया गया है। दूसरे, शराब गैर कर योग्य आपूर्ति है, अतः उत्तराखंड में अलग पंजीकरण की आवश्यकता भी नहीं होगी। और ये आपको बता, ये पढ़ लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ही है। और ये आपके सामने है क्वेश्चन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर अगला है जो ये भी आपको अपने आप करना है। अब निम्नलिखित सूचनाओं से आपको यह निर्धारित करना है कि क्या राजस्थान में सम्मिलित एबीसी लिमिटेड माल और सेवा कर कानून के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है या नहीं। यदि वित्तीय वर्ष 19-20 की प्रथम तिमाही में राजस्थान राज्य के भीतर निम्नलिखित आपूर्तियां की है: कर मुक्त माल की आपूर्ति, और कर योग्य माल की आपूर्ति, शून्य दर से कर योग्य, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस जो माल और सेवा कर में कर योग्य नहीं है इसकी पूर्ति, स्वयं के व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान पर बिना प्रतिफल के, ये नहीं शामिल करनी मैं लास्ट वाली, क्योंकि आप देख लीजिए जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, या जो वो कुल आवर्त की गणना में क्या क्या शामिल किया जाता है क्या क्या नहीं, उसकी जो हमने जो मैंने आपको बताया था रूल, उसमें ये वाली बिक्री शामिल नहीं की जाती। बाकी ये चारों आ जाएंगी ऊपर वाली। तो ये आपके सामने है इसका सॉल्यूशन, ये देखिए पहली चारों आ जाएंगी, चाहे वो कर मुक्त माल की है, कर योग्य माल की है, गैर कर योग्य माल की बिक्री है, ये सब ले लेंगे। लेकिन अपने ही राज्य में अपने ही व्यापार के दूसरे स्थान पर जो बिक्री जो माल की आपूर्ति की जाती है वो आपूर्ति में शामिल नहीं की जाती। तो इसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट ले लेंगे हम। और इसकी टर्नओवर आ रही है 38,50,000। और ये 19-20 का क्वेश्चन है। 19-20 की प्रथम तिमाही का कुल आवर्त 40 लाख से अधिक नहीं है, और केवल माल की आपूर्ति में लगी हुई है, सेवाओं की आपूर्ति में नहीं, अतः एनपी पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, इसको ध्यान में रखिए और इसको बार बार करिए इन 3-4 एग्जाम्पलों को। लास्ट ये जो एग्जाम्पल है ये आपको अपने आप करना है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको अपने आप करने हैं। बिल्कुल सेम जो हमने ऊपर इलस्ट्रेशन किए हैं उन्हीं से संबंधित मिलते जुलते ये क्वेश्चन है। इनके आंसर मैं आपको ग्रुप में अभी भेज दूंगा, आप खुद इनको करके देखिए और बार बार करके देखिए। जो पॉइंट आपको नहीं आ रहा उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मुझे आप ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप खुद करके देखें। और ये हमारा चैप्टर रजिस्ट्रेशन वाला पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ और अगला चैप्टर शुरू करेंगे।